गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कमला देवी सिंह कॉलेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम तहे दिल से आपका धन्यवाद। और हाँ, हम मारवाड़ रियासत पढ़ रहे थे, राव मालदेव तक पढ़ा हमने। उससे आगे की आज चर्चा अर्ज करेंगे। उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति के अंदर वो भी इस जो हमने जो मुहिम चलाई है, इस मुहिम का वो भी फ़ायदा उठा सके। तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करना। उसके पश्चात हम शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था राव मालदेव के पश्चात के शासकों के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, जो मालदेव था ना, मालदेव का जो सबसे बड़ा पुत्र था, उस सबसे बड़े पुत्र का नाम था राम। राम के पश्चात जो शासक बना था, उस पुत्र था, उस पुत्र का नाम आता है उदय सिंह। और उदय सिंह के पश्चात तीसरे नंबर का जो पुत्र था, वो पुत्र था राव चंद्र सेन। सबसे बड़ा पुत्र मालदेव का राम, उससे छोटा उदय सिंह, फिर राव चंद्र सेन। तो ये जो मालदेव था ना, मालदेव अपनी जो पीरी रानी थी, देखो ज्यादातर जो शासकों ने एक बात का ध्यान रखना कि अपने बड़े पुत्र के स्थान पर छोटे पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया। तो वहां पर ज्यादातर एक ही कारण बैठता है कि किसी न किसी रानी के प्रभाव में आकर के वो उसको अपना उत्तराधिकारी बनाता है। क्योंकि जबकि जो प्राचीन काल की जो परंपरा है, उस परंपरा के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे बड़ा पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होता है। लेकिन कुछ स्थानों पर बड़े के स्थान पर छोटे बने, उनके लिए यही कारण होता है कि उस रानी के कहने पर या किसी अन्य पासवान के कहने में आकर के उस शासक ने अपना उत्तराधिकारी बड़ा पुत्र के स्थान पर छोटे पुत्र को बना दिया था। वही बात हुई है यहाँ पर। जो मालदेव था, मालदेव ने अपनी जो प्रिय रानी थी स्वरूप देवी, उस स्वरूप देवी के कहने पर अपना उत्तराधिकारी बना दिया था राव चंद्रसेन को। अब जब राव चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया, तो ये राम यहाँ से चला जाता है उदयपुर अपने ससुराल उदय सिंह के पास में, और उदय सिंह वहां पर इसे राम को कलेवा की जागीर प्रदान करता है। ध्यान रखना, ये महाराणा उदय सिंह है और ये राव उदय सिंह है, दोनों अलग अलग है। ये उदय सिंह जिसके पास में गया था ना राम, वो महाराणा प्रताप के पिताजी है, उनके पास में गया है राम। और महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे वो राम के थे ससुर। तो इन्होंने राम को कलेवा की जागीर प्रदान की। अब जो छोटा पुत्र था राव उदय सिंह दूसरे नंबर का, वो यहां से जाता है सोजत। तत्पश्चात राव चंद्रसेन शासक बनता है। अब राव चंद्रसेन शासक बने, उससे पहले उससे संबंधित थोड़ी सी बातों के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि इसका राव चंद्रसेन के पिता का नाम, तो ध्यान रखना इसके पिता का नाम था राव मालदेव, पिता का नाम हो गया। फिर बाद में दूसरी बात ध्यान रखना, इसके माता का नाम, तो ध्यान रखना महारानी स्वरूप देवी, स्वरूप देवी। फिर ध्यान रखना इसका राज्याभिषेक, तो इसका राज्याभिषेक हुआ है 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को। कब हुआ इसका राज्याभिषेक? 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को। जब राव चंद्रसेन का राज्याभिषेक हुआ, तो इन दोनों ने राव चंद्रसेन के खिलाफ कर दिया था विद्रोह। हालांकि राव चंद्रसेन ने इनके विद्रोह का दमन तो कर दिया, लेकिन ये दोनों को दोनों चले जाते हैं अकबर की शरण में, अकबर से मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। अकबर इनकी मदद करता है नहीं करता है, उसके बारे में हमें बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले राव चंद्रसेन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां हैं, उन उपाधियों का आपको ध्यान रखना है। उपाधियों की अगर बात करें तो राव चंद्रसेन को एक इतिहासकार आता है जिसका नाम आता है विश्वेश्वर नाथ रेऊ।
विश्वेश्वरनाथ रेऊ, विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने राव चंद्रसेन को उपाधि प्रदान की है बुला बिसरा राजा। कौन सी उपाधि प्रदान की है? बुला बिसरा राजा। फिर दूसरा इतिहासकार आता है मुणोत नैणसी। मुणोत नैणसी ने राव चंद्रसेन को उपाधि प्रदान की है प्रताप का अग्रगामी। प्रताप का अग्रगामी, और ये उपाधि दी है आपके ध्यान रखना मुणोत नैणसी ने। इसके अलावा राव चंद्रसेन की जो और उपाधियां हैं उनके बारे में बात करें तो अन्य उपाधियों के अंदर ये ध्यान रखना महाराणा प्रताप का, ध्यान रखना प्रताप का पथ प्रदर्शक, प्रताप का पथ प्रदर्शक, ये भी उपाधि है इस राव चंद्रसेन की। इसके अलावा राव चंद्रसेन को यह भी कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप। ये इस राव चंद्रसेन की उपाधियां। अब उपाधियों के पश्चात बात करें तो इनके विद्रोह का, राम और उदय सिंह ने जब विद्रोह किया तो इनके विद्रोह का दमन किया, तो ये भाग के अकबर के पास में जाते हैं और कुछ समय पश्चात बात आती है 1570 ईस्वी की, और 1570 के अंदर अकबर लगाता है नागौर के अंदर एक दरबार का आयोजन करता है जिसे कहा जाता है नागौर दरबार। इस नागौर दरबार के अंदर राजपूताना के लगभग जो राजपूत सरदार थे या शासक थे उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन 3 शासक ऐसे थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिनमें एक आता है राव चंद्रसेन, दूसरा आता है मेवाड़ का महाराणा प्रताप और तीसरा आता है सिरवी का देवड़ा सुल्तान। तो जब इसने अकबर ने नागौर दरबार लगाया था तो उस समय की बात करें तो राव चंद्रसेन दरबार में जाता है और दरबार में वहां की जो रहन सहन का जो तौर तरीका था, शैली थी, वो देख करके दरबार से वापस आ जाता है। अपना स्वाभिमान के निमित्त ये वापस आ जाता है। वापस क्यों आता है? क्योंकि राम और उदय सिंह दोनों अकबर के दरबार में उपस्थित थे और राम और उदय सिंह वहां पर उच्च पद पर बैठे हुए थे, आसीन थे, और जब राव चंद्रसेन जो एक शासक था ये वहां पर जाता है तो इसका कोई आवभगत नहीं होती है, तो उसके कारण ये वापस आ जाता है। इस बात से नाराज हो जाता है अकबर, तो अकबर अपनी सेना भेज देता है राव चंद्रसेन के पीछे। तो राव चंद्रसेन मारवाड़ छोड़ करके चला जाता है बद्राजून, मारवाड़ छोड़ करके बद्राजून चला जाता है। पीछे जोधपुर के अंदर कोई शासक नहीं रहता है तो अकबर ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। ध्यान रखना, मारवाड़ पहली बार राव चंद्रसेन के समय अकबर द्वारा खालसा घोषित की हुई रियासत थी। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बार खालसा घोषित मारवाड़ रियासत ही हुई है। तो ध्यान रखना, पहली बार अकबर ने इसको खालसा घोषित किया। किसके समय घोषित किया? तो ध्यान रखना, राव चंद्रसेन के समय इसको खालसा घोषित किया था। अब ये बद्राजून चला गया, 1570 में इसको खालसा घोषित किया और 1572 ईस्वी के अंदर 1572 ईस्वी के अंदर अकबर ने जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। किसको? ध्यान रखना, जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। आगे हम रियासत पढ़ेंगे बीकानेर, वहां पर जो कल्याणमल शासक था उस कल्याणमल का पुत्र था राय सिंह, उस राय सिंह को यहाँ जोधपुर का नियुक्त किया था प्रशासक। और प्रशासक कब नियुक्त किया? तो ध्यान रखना, 1572 ईस्वी के अंदर नियुक्त कर दिया था। अब बद्राजून के पश्चात यहाँ पर जब अकबर की सेना आ जाती है तो इसे ये भी क्षेत्र छोड़ना पड़ता है और ये क्षेत्र छोड़ करके ये जाता है सिवाना के अंदर, सिवाना की पहाड़ियों में जाकर के शरण लेता है।
लेकिन वहां पर भी अकबर की सेना आ जाती है, तो ये सिवाना भी इसको छोड़ना पड़ता है। सिवाना छोड़ करके ये वापस आता है आपके सोजत की तरफ, लेकिन अकबर की सेना यहाँ पर भी इसके पीछे आ जाती है। तो पहला बदराजून, फिर सिवाना गया, सिवाना के पश्चात सोजत गया, और सोजत के पश्चात इसको ये भी क्षेत्र छोड़ करके आगे जाना पड़ता है। बात करें आगे कहां पर गया, तो ध्यान रखना ये यहां से जाता है और सच्याप नामक स्थान पर शरण लेता है, और इसी सच्याप स्थान पर रहते हुए 11 जनवरी 1581 ईस्वी को राव चंद्रसेन की हो जाती है मृत्यु। और इसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने से पहले की अगर थोड़ी सी घटनाक्रम की बात करा, तो राव चंद्रसेन मारवाड़ का प्रथम शासक था। कौन? राव चंद्रसेन मारवाड़ का प्रथम शासक था, जिसने किसी भी दुश्मन सेना के खिलाफ छापा मार युद्ध पद्धति, या आप ये कह सकते हो कि गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाई थी। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली की बात करें तो होती क्या है, पहाड़ियों के अंदर छिप जाते और छिप करके दुश्मन की सेना के ऊपर वार किया जाता है। इस छापामार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति की बात करें तो मारवाड़ रियासत के अंदर सबसे पहले अपनाने वाला शासक था राव चंद्रसेन, और इसकी सच्याप नामक स्थान पर 11 जनवरी 1581 ईस्वी को हो जाती है इसकी मृत्यु। अब इसके अलावा राव चंद्रसेन की बात करें तो राव चंद्रसेन की यहाँ पर मृत्यु हुई। मृत्यु होने के पश्चात यही इसी स्थान पर बनी हुई है राव चंद्रसेन की छतरी, और इन्हीं की जो छतरी बनी हुई है उस छतरी के अंदर कुछ प्रतिमाएं लगी हुई है, पत्थर की प्रतिमाएं। अगर उन प्रतिमाओं की बात करें तो उन प्रतिमाओं के अंदर एक व्यक्ति को घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ दर्शाया गया है, और उस घोड़ी के सामने 11 महिलाएं खड़ी है। इस आधार पर विभिन्न इतिहासकारों का मत है कि राव चंद्रसेन की मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने के पश्चात उसकी 11 जो रानियां थी वो रानियां राव चंद्रसेन के पीछे सती हुई थी, ये ध्यान रखना। तो राव चंद्रसेन की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के पश्चात शासक बनता है राव चंद्रसेन का भाई उदय सिंह। अब उदय सिंह कैसे शासक बनता है, कैसे नहीं बनता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उदय सिंह को शासक बनाया किसने, तो ध्यान रखना उदय सिंह को शासक बनाया था अकबर ने। अब अकबर ने बनाया था, क्यों बनाया था, क्योंकि राम और उदय सिंह दोनों चले जाते हैं अकबर की शरण के अंदर। तो वहां पर जाने के पश्चात अकबर उदय सिंह की सेवा से खुश हो जाता है, जबकि बड़ा पुत्र तो राम था, लेकिन राम की कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाती है, तो उस हिसाब से उदय सिंह बड़ा रहता। तो उदय सिंह को 1582 के अंदर शासक बनाता है। तो अगला शासक है हमारे उदय सिंह, और उदय सिंह है ना, ध्यान रखना इसका नाम उदय सिंह है, लेकिन एक इसकी उपाधि थी, उसके कारण इसे कहा जाता है मोटा राजा उदय सिंह। उपाधि थी मोटा राजा और इसका नाम था उदय सिंह। अब बात करें इस उदय सिंह को, ये जो मोटा राजा की जो उपाधि है, ये उपाधि किसने प्रदान की, तो ध्यान रखना ये उपाधि प्रदान की थी अकबर ने। अकबर द्वारा ये उपाधि प्रदान की गई थी। किसको प्रदान की गई थी, उदय सिंह को प्रदान की गई थी। अब देखो ये जो उदय सिंह है ना, ये उदय सिंह मारवाड़ रियासत का पहला शासक है जिसने मुगलों के साथ में, ध्यान रखना प्रथम शासक है जिसने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध अपनाए थे।
पहला शासक है, ध्यान रखना। कौन है पहला शासक है? उदय सिंह। क्या किया? मुगलों के साथ में पहली बार वैवाहिक संबंध अपनाए थे। अब कैसे अपनाए? तो ध्यान रखना, इस उदय सिंह की थी पुत्री और उस पुत्री का नाम आता है भानुमति। इस भानुमति का विवाह किया था अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ में। भानुमति का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ में किया गया था। ये मुगल और मारवाड़, यहां आप ये भी कह सकते हो कि राठौड़ और मुगलों के बीच में होने वाला प्रथम विवाह था, जो भानुमति वैद से जहांगीर का विवाह था। ये जो भानुमति है ना, ये भानुमति इतिहास में इसका नाम पड़ा जगत गोसाई। क्या नाम था? जगत गोसाई। लेकिन एक फिल्म आई है, उस फिल्म के आधार पर, जोधा अकबर जो फिल्म आई है, उस फिल्म के आधार पर अकबर और अकबर की जो पत्नी थी उसको जोधाबाई की उपाधि दी गई। और जब की बात करें, वो पत्नी जो भानुमति थी, वो अकबर की पत्नी जैसे जोधाबाई के नाम से उस फिल्म के अंदर दर्शाया गया, वो राजकुमारी आमेर की थी। तो आमेर की जो राजकुमारियां थी वो इतिहास में कभी भी जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध नहीं हुई है। मूलतः ये भानुमति, या आप ये कह सकते हो मारवाड़ की जो राजकुमारियां थी जिनका विवाह मुगलों के साथ में हुआ, वो जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जोधाबाई किसकी पत्नी थी, तो आपको पहले जहांगीर की तरफ ध्यान देना। अगर ऑप्शन में जहांगीर नहीं हो तो फिर आप अकबर कर सकते हो, तब आप अकबर को राइट कर सकते हो। लेकिन पहले आपको ध्यान रखना है कि जहांगीर, ठीक है। भानुमति जिसका नाम है जगत गोसाई, जहांगीर ने इस भानुमति को, ध्यान रखना, जहांगीर ने इस भानुमति को सुल्तान ए निसा की उपाधि प्रदान की थी। ये भी ध्यान रखना, सुल्तान ए जहां की उपाधि प्रदान की। तो मुगल दरबार के अंदर सुल्तान ए जहां के नाम से कौन जानी जाती थी? तो ध्यान रखना, भानुमति जानी जाती थी। इस वैवाहिक संबंध से खुश हुआ अकबर, और खुश होकर के अकबर ने इस मोटा राजा उदय सिंह को 1000 की मनसबदारी प्रदान की थी। अगली बात ध्यान रखना कि मारवाड़ रियासत के अंदर मनसब का पद पाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोटा राजा उदय सिंह था, जिसे 1000 की मनसबदारी अकबर ने प्रदान की थी। इसके अलावा उदय सिंह के काल की अगर और घटना की बात करें, तो ये जो उदय सिंह का जो काल था ना, वो काल कहलाता है, इस काल के दौरान, उदय सिंह के काल के दौरान जो मारवाड़ जो चित्र शैली थी, मारवाड़ चित्र शैली थी, उस मारवाड़ चित्र शैली पर पहली बार मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। ये भी ध्यान रखना आपको कि किसके समय मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। तो ध्यान रखना, मोटा राजा उदय सिंह के काल में मुगल शैली का पहली बार प्रभाव पड़ा था। पहली बार क्या, सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था इसके काल में। यह घटनाक्रम आता है उदय सिंह के काल में। हाँ, उदय सिंह की जब मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु से पहले की थोड़ी सी घटना बता देता हूं कि इसी उदय सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम आता है राव किशन सिंह। नाम आता है राव किशन सिंह। इस राव किशन सिंह ने किशनगढ़ रियासत की स्थापना की। किसने स्थापना की? किशन सिंह ने। कौन था किशन सिंह? मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था जिसने किशनगढ़ रियासत की स्थापना की। ये किशनगढ़ रियासत है वही है जो नागरीदास साउंड सिंह के समय प्रसिद्ध हुई, बनी ठनी का संबंध है जिससे है, ध्यान रखना। फिर शासक बनता है मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र जिसका नाम आता है सूर सिंह। अगला शासक बनता है मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र
सूर सिंह। अब बात करें सूर सिंह, सूर सिंह का ज्यादा कुछ विशेष नहीं है, आपको इतना ही ध्यान रखना, इस सूर सिंह को अकबर ने उपाधि प्रदान की है और वो उपाधि है सवाई राजा की। सूर सिंह के बारे में सिर्फ एक ही बात है कि सूर सिंह था, वो उदय सिंह का पुत्र था, इसको सवाई राजा की उपाधि है, वो उपाधि प्रदान की थी अकबर ने। फिर शासक बनता है सूर सिंह का पुत्र, और उस सूर सिंह के पुत्र की बात करें तो उसका नाम आता है गज सिंह। और गज सिंह के काल में क्या क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखना, जो गज सिंह शासक बनता है तो इस समय गज सिंह के समय दिल्ली का जो सुल्तान है, जो दिल्ली का बादशाह है, वो जहांगीर बन जाता है। तो जहांगीर ने इसको उपाधि प्रदान की थी राजा की। किसकी उपाधि प्रदान की थी? राजा की। इस गज सिंह को दक्षिण भारत में अहमदनगर अभियान पर भेजा गया था, गोलकुंडा अभियान पर भेजा गया था, जिसमें इसने काफी सफलता प्राप्त की थी। तो इससे खुश होकर के जहांगीर ने गज सिंह को दल थंबन की भी उपाधि प्रदान की थी। ध्यान रखना, दल थंबन की उपाधि प्रदान की थी। अब बात करें ये जो दल थंबन होता है, इस दल थंबन का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखना, इस दल थंबन का मतलब होता है समूह को रोकने वाला। समूह को रोकने वाला किसका? दल थंबन का। और दल थंबन की जो उपाधि किसने प्रदान की थी? जहांगीर ने प्रदान की थी। क्लियर है यहां तक? ये जो गज सिंह था ना, इस गज सिंह के एक थी पासवान। थोड़ा सा ध्यान देना, गज सिंह के थी पासवान, और उस पासवान के अगर नाम की बात करा तो उस पासवान का नाम था अनारा बेगम। ये अनारा बेगम थी ना, इस अनारा बेगम के कहने पर गज सिंह ने अपने बड़े पुत्र राव अमर सिंह राठौड़ को राज्याधिकार से वंचित करके अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। किसको घोषित नहीं करता है? अमर सिंह राठौड़ को। तो नाराज होकर के अमर सिंह राठौड़ यहाँ से मारवाड़ छोड़ करके दिल्ली चला जाता है, और इस समय दिल्ली का शासक जहांगीर था। इस जहांगीर ने अमर सिंह राठौड़ को नागौर की जागीर भी प्रदान की थी। बड़ा शक्तिशाली शासक था अमर सिंह राठौड़। और फिर गज सिंह के पश्चात जसवंत सिंह शासक बनता है। अब बात करें कि अमर सिंह को इसके राज्याधिकार से वंचित क्यों रखा, तो ध्यान रखना, ये जो था थोड़े से उद्दंड प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिससे ये अनारा बेगम परेशान रहती थी। क्योंकि ये कई बार अमर सिंह राठौड़ अनारा बेगम को कहता था कि तू मेरे पिताजी को पथभ्रष्ट कर रही है, ऐसी ऐसी बातें सुनाता था, इसके कारण ये परेशान रहती थी। तो इसने ये दांव चलाया गज सिंह के पास में, तो अमर सिंह को राज्याधिकार से वंचित रख दिया और छोटे पुत्र जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया। नाराज होकर के जहांगीर के पास में जाता है, जहांगीर इसे नागौर की जागीर प्रदान करता है। अब देखो, ये वही अमर सिंह राठौड़ है जो इतिहास में प्रसिद्ध हुआ, मतिरे की राड़ का युद्ध हुआ था, ये इसी अमर सिंह राठौड़ ने लड़ा था। लेकिन हम युद्ध के बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे, इसके जीवन से संबंधित एक अन्य घटना है, उस घटना के बारे में बात करते हैं। इसको जब नागौर की जागीर मिली हुई थी, उसी समय ये राव अमर सिंह राठौड़ जहांगीर के पास में आगरा में रहता था। जब आगरा के अंदर रहता था, उस दरमियान ये जहांगीर, एक बार क्या बात है, एक समय की बात है कि ये जो अमर सिंह राठौड़ था ना, लगभग 1 महीने तक दरबार के अंदर आता ही नहीं है।
इससे नाराज हो जाता है जहांगीर। तो जहांगीर ने अपने साले को, जिस साले का नाम था शाइस्ता खां, इस शाइस्ता खां को भेज दिया अमर सिंह राठौड़ को बुलाने के लिए कि साहब वो आया नहीं, 1 महीना हो गया, कहां पर विजय क्यों नहीं आता। तो शाइस्ता खां जाता है तो अमर सिंह राठौड़ से मिलता है। तो अमर सिंह राठौड़ कहता है आप चले जाओ, मैं अपने आप ही आ जाऊंगा। 10 दिन और नहीं आता है। 11वें दिन अमर सिंह राठौड़ आगरा दुर्ग में जहांगीर के दरबार के सामने पेश होता है। तब उस समय जहांगीर इससे कहता है कि आप इतने दिन कहां उपस्थित थे बगैर सूचना दिए, आपको पता है इसका आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तब अमर सिंह कहता है कि मैं शिकार खेलने गया हुआ था। दूसरी बात, आप जुर्माने के कह रहे हो तो आपका जो जुर्माना है वो मेरी तलवार ही अदा कर सकती है और मेरे पास में कोई जुर्माना नहीं है। जब इसने अमर सिंह राठौड़ ने तलवार द्वारा जुर्माना अदा करने की बात कही, उस समय शाइस्ता खान ने अमर सिंह राठौड़ के लिए गंवार शब्द काम में ले लिया। अपने बहनों से, जीजा से बोला कि ये तो एक गंवार मनुष्य है, इसका आप क्यों मुंह लग रहे हो। इस बात का गुस्सा आया अमर सिंह राठौड़ को। इसने वहीं पर ही तलवार के एक ही वार से इस शाइस्ता खां की गर्दन काट दी और फिर बाद में भागा इस जहांगीर की हत्या करने के लिए। अब जहांगीर आगे आगे भाग रहा है और अमर सिंह राठौड़ पीछे पीछे भाग रहा है। यहां पर आगरा दुर्ग के अंदर भगदड़ सी मच गई थी। उस समय यहां से राव अमर सिंह राठौड़ आगरा दुर्ग के अंदर एक दरवाजा था जिसका नाम आता है बुखारा दरवाजा। उस बुखारे दरवाजे से कूद करके फरार नहीं होता है, ये फरार नहीं होता है। ये जो घटना घटी ना, इस घटना से संबंधित है कि बाहर बातें पहुंच गई थी कि राव अमर सिंह राठौड़ दुर्ग के अंदर युद्ध लड़ रहा है। तो ऐसे अमर सिंह राठौड़ के जो 50-60 जो साथी थे, वो साथी इसी बुखारा दरवाजे से आगरा दुर्ग के अंदर आ जाते। 50-60 ये साथी थे, लेकिन यहाँ मुगलों की सेना काफी बड़ी थी। लेकिन इसी समय एक व्यक्ति आता जिसका नाम आता है अर्जुन गोड़। इस अर्जुन गोड़ जो अमर सिंह राठौड़ का साला था, इसने धोखे से अमर सिंह राठौड़ की कर दी थी हत्या। तब ये जो 50-60 साथी आए थे, बुखारे दरवाजे से अंदर प्रवेश किया था, काफी भगदड़ मच गई थी। हालांकि ये सारे के सारे वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन जहांगीर के मन के अंदर डर बैठ गया कि आने वाले समय के अंदर कोई भी यहाँ से अंदर आ सकता है। तो इसके से, इस डर से जहांगीर ने इस बुखारा दरवाजे को बंद करवा दिया था। यह प्रभाव पड़ा था अमर सिंह राठौड़ के साथियों के आने के कारण। कालांतर में यह 16वीं शताब्दी के अंदर बंद करवाया गया था, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने इस दरवाजे को खुलवाया था। यह घटनाक्रम था अमर सिंह राठौड़ के बारे में। और एक छोटी सी इसके बारे में और बात है कि इसने मथुरे की राड़ का युद्ध लड़ा था। तो वो हम जब बीकानेर रियासत पढ़ेंगे ना, उस समय बीकानेर का शासक आएगा करण सिंह, उस समय इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फिर गज सिंह के पश्चात शासक बनता है जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह के समय क्या होता है क्या नहीं होता वो चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक बात और है कि ये जो चैनल है हमारा कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके चैनल को अधिक से अधिक लाइव करना, शेयर करना और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाना, ताकि आपके जो साथी है जो अभी लॉकडाउन के कारण पढ़ाई से वंचित है, उनको भी पढ़ने का मौका मिल सके। धन्यवाद।